तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी क्लास 11th। तो साइकोलॉजी में कोई भी अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो, यानी कि अगर आप किसी का मान लो दिमाग पढ़ना चाहते हो या उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हो या कुछ भी साइकोलॉजी से रिलेटेड आप इंक्वायरी करना चाहते हो, तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, यानी कुछ गोल्स होते हैं। ये होते हैं 5 टाइप्स के, ठीक है। 5 इसका प्रोसेस है कि कैसे कैसे आप साइकोलॉजी में इंक्वायरी करते हो। तो सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप किसी भी कोई भी आपका टारगेट नहीं, जो जिस पे भी आप वो करना चाह रहे हो, एक देखना चाह रहे हैं, जिस पे इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, जिस इंसान पे या किसी पर भी, तो सबसे पहले आप उसका बिहेवियर नोटिस करेंगे कि कैसा कैसा है। तो आप ऑब्ज़र्व करोगे उसका बिहेवियर और फिर ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको डिस्क्राइब करोगे कि उस इंसान का पर्टिकुलर बिहेवियर कैसा है। तो आप डिस्क्रिप्शन दोगे दूसरे इंसान के जिस पे भी आप कंडक्ट कर रहे हो उसके बिहेवियर के बारे में। नेक्स्ट कम्स प्रेडिक्शन। अब आपने डिस्क्रिप्शन तो कर दिया, मान लो ये कोई भी पर्सन है, वो ना ऐसे 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 बिहेव करता है। अब आप प्रेडिक्ट करोगे कि जैसे ये इतना हर चीज़ में किसी से बात नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ये ना इंट्रोवर्ट है, यानी ये शाय है, ये लोगों से खुल नहीं पाता है। तो हमने ये चीज़ प्रेडिक्ट कर ली उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में। अब नेक्स्ट कम्स एक्सप्लेनेशन। अब हमने ये चीज़ प्रेडिक्ट करी, पहले तो हमने डिस्क्राइब कर दिया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये ना इंट्रोवर्ट है। अब इंट्रोवर्ट क्यों है, मैंने ऐसी प्रेडिक्शन क्यों दी, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि ये दूसरों से शाय है इंटरेक्ट करने में, क्योंकि जब लोग शाय होते हैं तभी एक कंक्लूजन निकल के आता है ऐसा ऐसा है। तो मैंने जो प्रेडिक्शन किया है उसकी एक्सप्लेनेशन अब मैं दूँगी। नेक्स्ट कम्स कंट्रोल, यानी अब जब मुझे अपने जो सब्जेक्ट है उसका बिहेवियर पता चल गया कि कैसा टाइप का है, प्रेडिक्ट कर लिया मैंने, अब मैं कंट्रोल करने की पावर रखती हूँ। यानी कि अब कुछ भी मैं उसके बिहेवियर को या तो बढ़ा सकती हूँ या इसको कम कर सकती हूँ। मान लो अगर मैं उसे स्पीच देने को बोल रही हूँ हर इतने सारे लोगों के सामने, तो अगर मैंने अकेले उसे छोड़ दिया, बीच में खड़ा कर दिया कि अब लो स्पीच दो एकदम से, तो वो बहुत ज़्यादा शाय हो जाएगा। तो मैं उसके इस इंट्रोवर्ट नेचर को और ज़्यादा बढ़ा रही हूँ, यानी उसको और ज़्यादा इंट्रोवर्ट बना रही हूँ। यहीं अगर मैं उसको वही स्टेज पे खड़ा करूँ स्पीच देने के लिए, बट दिस टाइम हम उसके साथ, यानी मैं या कोई भी उसका फ्रेंड सर्कल या कोई भी उसके पास उसको चीयर कर रहा है, तो उसको थोड़ा अपनी इंट्रोवर्ट पने से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट हो रहा है, तो उसका इंट्रोवर्ट नेचर कम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के बाद। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन, यानी अपना फाइनल गोल अपनी साइंटिफिक इंक्वायरी का ये होना चाहिए कि हम किसी के भले के लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन बोलता है। नेक्स्ट कम्स स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। किसी पे भी आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो क्या क्या स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होता है कि कोई दो रिसर्चर, मान लो मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ और आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, देन एट द एंड हमने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ ना कुछ नतीजे पे आए। तो ये होना चाहिए कि मेरा जो नतीजा है उस इंसान के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने टेस्ट किया, और जो आपने उस इंसान के ऊपर टेस्ट किया, हम दोनों का जो कंक्लूजन है, नतीजा है, रिज़ल्ट है, दैट शुड बी सेम। तो इसे ही ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में होता है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करता है, यानी एक स्टेप बाय स्टेप जाता है अपनी प्रॉब्लम को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इसके अंदर आती है वापस से 4 चीज़ें। तो इसके अंदर सबसे पहला है कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी रिसर्चर है वो पहले कोई थीम या टॉपिक चुनेगा कि जो भी कंसेप्चुलाइज करें, यानी जो भी जिस भी चीज़ के ऊपर उसे रिसर्च करनी है उसका एक थीम चुन लेगा। अच्छा, मेरे को इसके नेचर, यानी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, ये चेक करने के लिए मैंने एक टॉपिक चुन लिया कि मैं इसके नेचर के बारे में इसको टेस्ट करूँगी। तो मैंने थीम चुन ली। अब मैं इसके जो है धीरे धीरे इसको ऑब्ज़र्व करना, मेरे सामने वाले पर्सन को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दूँगी। अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम नोटिस करते हैं। पहला है कि अंडरस्टैंडिंग आवर ओन बिहेवियर। कोई भी आप साइकोलॉजी इंक्वायरी करते हो या जानते हो, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप अपने बिहेवियर के बारे में जानो, यानी आप बायस ना हो, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। और आप ये जानो कि आप
किस स्टेट में कैसे इमोशंस फील करते हो, आपको किस स्टेज पे आपको अच्छा फील नहीं होता है, किस स्टेज पे अच्छा फील होता है। तो उससे बेसिकली आप अपने बिहेवियर को जानो। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग अदर इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि दूसरा जो मेरा सब्जेक्ट है या कोई और है इंडिविजुअल, उनकी बिहेवियर कैसा है, कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है दूसरे इंसान से, कम इंटेलिजेंट है, इसका नेचर कैसा है, क्या इसको स्मोक करता है नहीं करता है, कंट्रोल है अपने ऊपर नहीं है, अपना काम टाइम पे करता है नहीं करता है। तो मैं दूसरों के बिहेवियर के बारे में जान रही हूँ। थर्ड इज़ ग्रुप इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी कि ग्रुप का भी असर पड़ता है। अब मान लो मेरा जो सब्जेक्ट है जिसमें मैं इंक्वायरी कर रही हूँ, अगर उसका फ्रेंड सर्कल ही बेकार है तो इसमें उस पर्सन, उस इंडिविजुअल, मेरे सब्जेक्ट का कोई फॉल्ट नहीं है, ये उसके पूरे ग्रुप का इन्फ्लुएंस आ रहा है। और अगर उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो अच्छा इन्फ्लुएंस आएगा। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी मैं चेक कर रही हूँ उसके बैकग्राउंड्स की, जो मेरा सब्जेक्ट है उसका क्या क्या कैसे कैसे टाइप पे कौन कौन उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे देखना, जैसे कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बेटर क्यों है, ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है, या इसमें एम्प्लॉय ज़्यादा क्यों है, क्या है। तो मैं हर चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, अपने बिहेवियर के बारे में जान के, दूसरों के बिहेवियर को जानने के, फिर किसी ग्रुप का इन्फ्लुएंस क्या पड़ रहा है उस इंडिविजुअल के ऊपर, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर में, ये सारी इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। अब अब कोई प्रॉब्लम है, मैंने दिया जैसे हाइपोथेसिस कि मेरे सब्जेक्ट को अभी देख के बिल्कुल सीधा यूँ लग रहा है कि ये होगा ना, ये ना इंट्रोवर्ट होगा। ये मैंने अपनी रिसर्च करने से पहले एक जो वो दे दी, प्रेडिक्शन दे दी, एक अजम्पशन दे दी कि सामने वाला सब्जेक्ट ऐसा होगा। दैट इज़ हाइपोथेसिस, यानी प्रॉब्लम पता करने के बारे में, कि हमने ये पता कर लिया कि जो सामने वाला सब्जेक्ट है मेरा, उसके ऊपर मेरे को किस पर्टिकुलर थीम पे करना है। ये था कंसेप्चुलाइजिंग अ प्रॉब्लम में। तो मैंने जब कंसेप्चुलाइज कर लिया कि मेरे को इसके नेचर पे, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, एक्सट्रोवर्ट पे करना है, अब मैंने एक हाइपोथेसिस दे दी कि मुझे लगता है कि ये इंट्रोवर्ट होगा। तो ये होती है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट कम्स कलेक्टिंग डेटा, यानी अब मेरे को प्रॉब्लम पता चल गई, नाउ मैं डेटा कलेक्ट करूँगी अपनी रिसर्च को पता लगाने के लिए। और इसके अंदर कुछ डिसीजन लेने होते हैं। क्या मतलब देखना होता है, पहला कि पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, यानी जो भी मैं रिसर्च कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, उसके अंदर कितने लोग हैं वो भी मैटर करता है मेरी रिसर्च पे, कि अगर ज़्यादा लोग हैं तो मेरी रिसर्च ज़्यादा लंबी चलेगी, या कम लंबी चलेगी अगर कम लोग होंगे। नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, मैं रॉन्ग मेथड नहीं यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरे को किसी के डेटा कलेक्ट करना है तो कई सारे मेथड्स होते हैं, तो मैं एक करेक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ। थर्ड इज़ कि टूल्स टू बी यूज्ड इन रिसर्च, यानी क्या क्या मेरे को सामान चाहिए, मेरे को कैलकुलेटर चाहिए, क्या चाहिए, जितने भी टूल्स हैं, वॉट एवर आई नीड फॉर कलेक्टिंग द डेटा। नेक्स्ट कम्स प्रोसीजर फॉर डेटा कलेक्शन, यानी कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ। ठीक है, सो आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा, मैं उस डेटा को एनालाइज करना स्टार्ट कर दूँगी, उसको समझना स्टार्ट कर दूँगी, एंड समझ के एनालाइज करके अपने वे में इंटरप्रेट करके मैं कंक्लूजन्स ड्रॉ करूँगी, यानी एक एंड में बोलूँगी, अपना फाइनल रिज़ल्ट पेश करूँगी कि मुझे रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि ये इंट्रोवर्ट है। ठीक है, लेट्स से मेरे को पता चला अपनी रिसर्च करने के बाद कि वो एम्बीवर्ट है इन रियलिटी। सो नाउ आई विल चेक माई हाइपोथेसिस, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। एक बार फोर्थ स्टेप इज़ वापस से मैं रिवाइज़ करूँगी, पूरे जो प्रोसीजर हुआ उसको एक और बारी एक नज़र मारूँगी कि जो मैंने कंक्लूजन दिया इज़ इट करेक्ट और नॉट। एंड आफ्टर कमिंग टू द कंक्लूजन कि वो सब्जेक्ट इज़ एम्बीवर्ट, देन आई विल रीचेक कि मेरा हाइपोथेसिस था कि जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोवर्ट होगा, बट इन रियलिटी एम्बीवर्ट होगा। तो मेरा एम्बीवर्ट वो पर्सन था। तो इन दी एंड मेरी हाइपोथेसिस गलत प्रूव हो गई। तो ये चीज़ चेक करते हैं कि आपकी हाइपोथेसिस सही प्रूव हो रही है या नहीं प्रूव हो रही है। तो अगर हाइपोथेसिस सही नहीं प्रूव हुई है तो एक और बारी, अब जब तक हाइपोथेसिस प्रूव सही नहीं होती है तब तक रिसर्च चलती रहती है। एंड रिसर्च इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। अगर आपने अभी ये रिसर्च छोड़ दिया है, हो सकता है कोई और रिसर्चर आकर उस रिसर्च को वापस से देखना चाहे, तो रिसर्च इज़ कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट कम्स ऑल्टरनेटिव पैराडिम्स ऑफ रिसर्च।
इसमें इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके अंदर स्पेशली कुछ खास नहीं है, बट देयर इज़ मेंशन ऑफ इंटरप्रेटिव, यानी कि इंटरप्रेटिव होता है कि ओवर एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है, ओवर एक्सप्लेनेशन और प्रेडिक्शन करना किसी भी चीज़ के बारे में, दैट इज़ इंटरप्रेटिव। नेक्स्ट कम्स नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा। इसमें हमारी 4 टाइप्स की इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ये नेचर है इनका, ये साइकोलॉजिकल डेटा का, ये तरह तरह का टाइप नेचर क्या होता है मेरी डेटा का जो मैं कलेक्ट करती हूँ। फर्स्ट इज डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, यानी कि दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिलेटेड टू माई जेंडर, एज, नेम, बर्थ टाइम, नंबर ऑफ सिबलिंग्स कितने हैं, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस क्या है, चिल्ड्रन कितने हैं, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, एवरीथिंग डिपेंड्स, फैमिली इनकम क्या है। तो जितनी भी मेजरली सारी ही इंफॉर्मेशन इज़ काइंड ऑफ इंक्लूडेड इन दिस। सो दिस इज़ द डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ की जितनी भी इंफॉर्मेशन है इज़ इंक्लूडेड इन दिस। नेक्स्ट कम्स फिजिकल इंफॉर्मेशन। दिस इंक्लूड्स बेसिकली कि आप कहाँ और कैसी कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि आप हिली या डेजर्ट एरिया में कहाँ रहते हैं, आपके हाउसिंग कंडीशंस कैसे हैं, कितने रूम्स हैं, आपके घर में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, नेबरहुड कैसा है आपका, स्कूल किस में जाते हो आप, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो। तो ये हो गया फिजिकल इन्फॉर्मेशन, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि कहाँ पे आप रहते हो, आपके रहने वाले आसपास की सराउंडिंग्स कैसी है, ये चीज़ के बारे में। नेक्स्ट कम्स फिजियोलॉजिकल डेटा। ये होता है बेसिकली काइंड ऑफ बायोलॉजिकल डेटा से रिलेटेड, जैसे कि हाइट के बारे में जानना, वेट के बारे में, हार्ट रेट, और भी कई सारी चीज़ें, ब्लड प्रेशर, कुछ भी चीज़ें, बेसिकली ये काइंड ऑफ बायोलॉजिकल डेटा होता है। नेक्स्ट कम्स साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी इमोशंस और बिहेवियर से रिलेटेड हो, कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, आप इमोशनली स्टेबल हो या नहीं हो, आपको मोटिवेशन कितना मिलता है, क्या मिलता है, एवरीथिंग अबाउट दैट। नेक्स्ट कम्स सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स इन साइकोलॉजी। अब दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टॉपिक। इसके अंदर आता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और केस स्टडी। ये कलेक्ट डेटा भी किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो हम ये टोटल 5 पढ़ेंगे। इसी में सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन। तो हम ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन या हम जो मेथड है उसके नेम से ही समझ पा रहे हैं कि इसमें हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को, किसी भी सब्जेक्ट के बिहेवियर को हम एनालाइज खुद देखकर खुद उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कि हम ऑब्जर्वेशन डे टू डे कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ सिलेक्शन, यानी कि हम लेते हैं कि हम अब इतने सारे लोग हैं, मैं किसको अपना सब्जेक्ट बना रही हूँ, यानी मैं किसको ऑब्ज़र्व करने वाली हूँ, तो हम पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कम्स रिकॉर्डिंग, यानी कि जब मुझे ये पता चल गया कि मुझे किसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना है, अब मैं उस पर्टिकुलर इंसान के सब्जेक्ट के बिहेवियर को नोट डाउन करने लग जाऊंगी कि वो किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करता है, क्या चीज़ें यूज़ करता है, कैसा उसका नेचर है, हर चीज़ को ध्यान से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँगी, किसी डायरी में लिख के या खुद इंटरप्रेट करके, कैसे भी। नेक्स्ट कम्स एनालिसिस ऑफ डेटा। अब मैंने उस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे इंसान के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में डेटा तो ले लिया, अब मैं उसको समझना स्टार्ट करूँगी कि मैंने जो भी है उससे मैं कुछ मतलब निकालना शुरू कर दूँगी, और यही मेरा जो ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन कुछ टाइप्स की होती है। पहला है नेचुरलिस्टिक या कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन है वो किस सराउंडिंग में हो रही है, बेसिकली क्या ये रियल लाइफ सेटिंग या नेचर में हो रही है या रियल लाइफ सेटिंग्स में हो रही है, तो इसे बोला जाएगा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हॉस्पिटल्स, होम, स्कूल्स, ये नॉर्मली डे टू डे लाइफ में रियल लाइफ है जैसे ये, तो हम उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्कूल में जाके बच्चों को ऐसे ऑब्जर्व करने लगे, वो नेचुरलिस्टिक है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन किसी कंट्रोल लैबोरेटरी में होती है। तो जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जैसे करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम किसी कंट्रोल लेबोरेटरी में करते हैं, दैट इज़ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट कम्स नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि पहला है नॉन पार्टिसिपेंट, यानी हम पार्टिसिपेंट नहीं बन रहे हैं, हम दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट्स से मैं किसी
किसी स्कूल पर्टिकुलर स्कूल में एक ऑब्जर्वर के टाइप से एक अलग कोई बाहर से द स्टूडेंट्स वुड नो कि बाहर से कोई उनको ऑब्जर्व करने आ रहा है. सो मैं पर्टिकुलर मान लो अगर उन्हें पता भी नहीं है बट उन्हें पता चल जाएगा कि मैं उनके ग्रुप से नहीं हूँ और उनको देख रही हूँ कॉन्टीन्यूसली कहीं से भी. सो उन्हें पता चल जाएगा कि ये नॉन पार्टिसिपेंट, मैं उनके साथ शामिल नहीं हो रही हूँ. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है कि यही मैं उनके साथ एक बच्ची बनकर चली जाऊँ, उनके साथ एक स्टूडेंट बन के उनके साथ चली जाऊँ. तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ और उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ. अब नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी इंसान है या ग्रुप है उनको फिर भनक हो जाती है कि उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो उन्हें अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे जब तक कोई ऑब्जर्व कर रहा है दे नीड टू बिहेव प्रॉपरली. अब नेक्स्ट कम्स कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है. एक्सपेरिमेंटल मेथड इंक्लूड्स कि आप एक्सपेरिमेंट किसी कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशन को जान रहे हैं. यानी कि कोई भी दो वेरिएबल है, कोई भी एक कंट्रोल सेटिंग कराया हमने, कोई भी लेबोरेटरी में या कहीं पे भी हमने एक सेटिंग लगाई और वहाँ पे किसी दो बिहेवियर का कि इसके ऐसा करने से दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस ऑब्जर्वेशन को करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड किया जाता है. तो अब वेरिएबल क्या होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल होता है यानी कोई भी चीज़ जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर इवेंट पे अलग अलग हो सकती है, विच वी ऑलरेडी नो इन मैथ्स एंड एवरीथिंग. तो कोई भी स्टिमुलस या इवेंट जो तरह तरह की वैल्यू होती है और तरह तरह की जगह पे वो चेंज करता रहता है, उसे वेरिएबल कहते हैं. अब दो तरीके के वो आते हैं, वेरिएबल आते हैं. फर्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि वो वेरिएबल जिसको आप थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हो, यानी जिसको मान लो आप एक्टिंग करवा के या कुछ करवा के इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप कंट्रोल करते हो. वेरिएबल मान लो अभी हम इंसान मान रहे हैं अगर, तो आप उस इंसान को कंट्रोल पहले से ही कुछ बता के रख रहे हो कि तुम ना ऐसे बिहेव करना, तो दूसरे बंदे का उस पर इन्फ्लुएंस देखना है हमें, तो तुम ऐसे बिहेव करना है कुछ भी करना. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसे हम कंट्रोल करते हैं, उसे हम मैनिपुलेट करके रखते हैं. और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट इस पे निर्भर होता है, ये हम नाम से ही जान पा रहे हैं. यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो बिहेवियर है, डिपेंडेंट वेरिएबल को तो अब हमने कुछ सिखा नहीं रखा. डिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल भोला वाला, कुछ नहीं पता उसे, उस इंसान को या जो भी वेरिएबल है उसको कुछ नहीं पता. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उस पर क्या असर पड़ता है ये होता है, ये जानने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. और ये दोनों हो जाते हैं फिर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. नेक्स्ट कम्स, अब अपने एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं जो कि है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स के ऊपर. अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, और कंट्रोल मतलब तो बेसिकली आपको ये एक्सपेरिमेंट ही बताते हैं क्योंकि ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो सबसे पहले आते हैं इस एक्सपेरिमेंट में 3 रूम्स लिए गए और क्या किया. एक रूम था, उसके अंदर किसी को कुछ नहीं बोला, शांति से, मतलब जितने भी वो थे वेरिएबल्स थे. अपने वेरिएबल यहाँ पे मैं लोगों को मेंशन करूँगी इस टाइम के लिए इस एक्सपेरिमेंट में. तो पहले ग्रुप के जो लोग थे उनको इस पहले रूम में बैठा दिया. अब जब पहला रूम तो सब क्लूलेस थे, किसी को कुछ नहीं पता था. दूसरे रूम की जब बारी आती है तो उसके अंदर जो लोग हैं, 2 इंसान हम पहले से ही बिठा देते हैं, बस बिठा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं. और फिर जो क्लूलेस लोग होते हैं, ये अब जो बिठा रखे होते हैं वो नॉर्मली बैठे होते हैं, और कुछ क्लूलेस लोग को जिनको कुछ नहीं पता होता है वो बाद में अराइव करते हैं, वो बैठ जाते हैं. अब जो थर्ड रूम था उसके अंदर 2 लोग ऑलरेडी बैठे होते हैं और उनको पहले से बताया जाता है कि इस रूम के अंदर स्मोक डाली जाएगी, धुआं आएगा, तो आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना, आपको शांति से रिएक्ट करना है, ऐसा उनको बता दिया. तो पहले वाले ग्रुप में कोई कुछ नहीं जानता था, सारे इनोसेंट थे. दूसरे ग्रुप में 2 को बिठा तो देते हैं पर उन 2 को भी नहीं पता होता है, और उनके बाद फिर कुछ लोग आते हैं. और थर्ड ग्रुप में 2 लोग ऑलरेडी जानते हैं और फिर बाकी लोग उस रूम के अंदर एंटर करते हैं. अब एक साथ तीनों रूम में जो स्मोक है उसको छोड़ा जाता है. फिर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि किस रूम में ज़्यादा पैनिक लोग होंगे. पहले रूम में सबसे ज़्यादा पैनिक लोग थे, दूसरे रूम में उससे कम, और तीसरे रूम में उससे और कम.
पहले रूम में क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था तो वो एकदम से स्मोक को देख के बिल्कुल पैनिक हो गए और तभी रिपोर्ट करने लग गए उस चीज़ की, ठीक है। दूसरे रूम में जो लोग बाद में आए थे, पहले दो लोग भी क्लूलेस थे और बाद के लोग भी, तो वो सारे ऐसे एकदम से रिएक्ट करने लग गए, राइट। तो ये चीज़ नोटिस करी गई कि जब दूसरे लोगों ने, यानी दो लोग ऑलरेडी बैठे थे और जो बाकी लोग आए, बाकी लोग और ज़्यादा, मतलब यूँ देखा जब उन्होंने कि दो लोग जो ऑलरेडी बैठे थे, अब बाकी लोगों को पता लग रहा था कि ये दो लोग ऑलरेडी यहाँ पे जानते होंगे या पहले से आ रखे हैं, तो ये थोड़ा चीज़ों को जानते होंगे। अब जब इन्होंने देखा कि ये ही जब जो पहले से ही बैठे हैं वो ही इतना पैनिक हो रखे हैं, तो अब मतलब कोई सिचुएशन बुरी है, राइट। तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही क्राउड जो थी वहाँ पे वो कुछ ज़्यादा ही पैनिक होने लग गई, क्योंकि ये दो लोग जो ऑलरेडी बैठे थे उनसे इन्फ्लुएंस होकर। अब जो तीसरा ग्रुप था जिन पे दो लोग कामली बैठे थे, शांत बैठे थे, उनकी क्राउड जो थी, उनकी जो क्राउड थी वो बिल्कुल जो है थोड़ा कम रिएक्ट किया उन्होंने उस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा ये जो दो लोग ऑलरेडी बैठे हैं ये शांत है, तो उनके प्रभाव से ये जो क्राउड है ये फिर थोड़ा कम रिएक्ट करने लग गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट है वो फर्स्ट में नहीं, अब हमने देखा सेकंड में थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब सेकंड में भी सबसे ज़्यादा थी, फिर फर्स्ट में थी और फिर थर्ड में थी, यानी सेकंड में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि दो लोग जो ऑलरेडी है वही इतना पैनिक हो रहे हैं, तो पक्का कुछ ना कुछ बात हो रखी है। अब अपना टेस्ट कंडक्ट करने के बाद देर आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू इंश्योर कि कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही हमने हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में, यानी हमने वो एक्सपेरिमेंट तो किया है लेकिन हमें ये इंश्योर करना होता है कि जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही हो। तो हम इसके लिए 3 टाइप के लोग होते हैं, मतलब 3 टाइप के वेरिएबल्स को ठीक करना होता है, यानी 3 टाइप की प्रॉब्लम्स को सुलझाना होता है। पहला है एंजाइटी या कुछ भी पैनिकनेस, कुछ भी हो रहा है हमारे वेरिएबल पे, तो हम उसके उस ऑर्गेनिज्मिक जो वेरिएबल है उसको ठीक करते हैं। सेकंड कम्स सिचुएशनल या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, यानी कि टेम्परेचर, नॉइज़, इन सबको हमें जो है मॉडरेट, हमारे जो टेम्परेचर रूम होता है, एक्सपेरिमेंटल रूम होता है, उस पर टेम्परेचर कैसा है, नॉइज़ कैसी है, डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही, ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी होती है। और थर्ड इज सीक्वेंशियल वेरिएबल, यानी सब चीज़ सीक्वेंस में जा रही है या नहीं जा रही है। अब इनको मिनिमाइज़, यानी ये जो सेकंड था कि सिचुएशनल जो सिचुएशनल या इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स थे, इनको कंट्रोल करना सबसे नेसेसरी होता है, क्योंकि हमें अपने एक्सपेरिमेंट करते टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। सबसे पहला है कि एलिमिनेट, जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन आ रही है, उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दो आप वहाँ से, ठीक है। तो ये होता है पूरा, जैसे कि साउंड प्रूफ करना, कम्प्लीटली साउंड को भगा दिया, या एयर कंडीशन रूम करना, नॉइज़ या टेम्परेचर को कंट्रोल कर लिया, तो हम कम्प्लीटली एलिमिनेट कर रहे हैं इसमें। सेकेंड टेक्निक होती है कि हमेशा कम्प्लीटली हटाना ज़रूरी, मतलब हटाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उनको कुछ एफ़र्ट्स डालते हैं अपने कि वो जो कम से कम एलिमिनेट नहीं हो सकता, कम से कम अगर प्रॉपर तरीके से हट नहीं सकती वो चीज़, वो डिस्ट्रैक्शन, तो कम से कम उस चीज़ को हम कम कर पाएँ। थर्ड टेक्निक होती है कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं मैचिंग, पेयर्स को मैच करते हैं, यानी कि जो भी दो ग्रुप उठाए हमने, एक ग्रुप को हमने मतलब पेयर्स बना दिया अलग अलग, मान लो एक ग्रुप है इंटेलिजेंट और एक ग्रुप है थोड़ा इनोसेंट सा, तो हमने एक इनोसेंट को लेके एक इंटेलिजेंट को लेके ऐसे ऐसे करके रूम के अंदर डाल दिया, जिस भी टाइप का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम ना मैचिंग पेयर्स बना रहे हैं। या अगर ऐसा नहीं तो मे भी 2 इंटेलिजेंट को साथ डाल दिया और 2 जो भी हमारा टाइप है एक्सपेरिमेंट का उसके अकॉर्डिंग मैं पेयर्स बना दूँ, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप का हो गया। नेक्स्ट इज़ काउंटर बैलेंसिंग, यानी कि जो सीक्वेंस है, जिस भी सीक्वेंस में मैं लेके जा रही हूँ, यानी कि पहले मैं मान लो मेल को डाल रही हूँ, फिर या फिर उसको डाल रही हूँ, काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक बोलते हैं इसे। पहले मान लो मैं मेल को डाल रही हूँ, फिर फीमेल को डाल रही हूँ, फिर बच्चे को डाल रही हूँ, ऐसे मान लो मैं जो भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है उसके लिए ऐसे डाल रही हूँ।
अब मैं नोट करूँ कि भाई ऐसा अच्छा नहीं जा रहा एक्सपेरिमेंट, तो मैं थोड़ा बैलेंस कर दूँगी, उल्टा सीधा भेज दूँगी इन्हें कि पहले बच्चा चला जाएगा, फिर मेल चला जाएगा, फिर वुमेन चली जाएगी। ऐसे मैं थोड़ा बैलेंस कर दूँगी अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, जिस भी चीज़ का हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। और लास्ट वन इज़ रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी कि मैं आँख बंद करके रैंडमली, मैटर नहीं करता कौन इंटेलिजेंट है वाला ग्रुप है, कौन इनोसेंट वाला है, मैं रैंडमली पिक करूँ उन लोगों में से और उनको उस एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर डाल दूँ। सो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनकी लो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, यानी कि वो रियल लाइफ रियल सिचुएशन में ना थोड़ा कम काम करते हैं। यानी एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है भाई, हमने एक एज इफ सी थोड़ी इमेजिनरी सिचुएशन सी बना दी, उसके अंदर ऐसे ऐसे हमने प्रिडिक्ट कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रियल लाइफ पे भी एप्लीकेबल हो, तो उन्हें लो एक्सटर्नल वैलिडिटी वाले एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट कम्स फील्ड एक्सपेरिमेंट या क्वाजी एक्सपेरिमेंट। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट होती है कि हम किसी नेचुरल सेटिंग या नेचुरल फिनोमेना जो जहाँ पे असलियत में अकर हो रहा है, हम वहाँ पे जाकर अपनी रिसर्च कंडक्ट करवा रहे हैं। अब ये थोड़ा महंगा भी होता है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, पर ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ क्वाजी एक्सपेरिमेंट, यानी इसमें हम एक एज इफ सी सिचुएशन, एक थोड़ी इमेजिनरी, क्वाजी का मतलब ही एज इफ होता है, यानी थोड़ी सी इमेजिनरी सी सिचुएशन वी आर क्रिएटिंग अपने एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए। अगर हम यूँ चेक कर रहे हैं कि बच्चों पर एक इसी अर्थक्वेक का, हैवी अर्थक्वेक का इफ़ेक्ट क्या पड़ा था, तो हम एक वैसी सी ही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ये चेक करने के लिए कि अब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा।